हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का 5th लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहाँ पे हम लोग समझे थे कि एम्पलीट्यूड होता क्या है, फिर उसके बाद से देखे थे कि कैसे उसको फाइंड करते हैं। उसको निकालने का जो प्रोसेस था वो अलग अलग स्टेप्स में था। फिर हम लोग देखे थे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, और फिर उसको भी निकालने का प्रोसेस हम लोग देखे थे। ठीक है, आर्गुमेंट क्या होता है एक बार यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आप एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, उसको आप पॉइंट से डिनोट कर सकते हो। तो ये पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो, तो ये लाइन जैसे मान लो ओ और पी, ओ पी, ये रियल एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसी एंगल को बोलते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ऐसे आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड जो होता है वो ऐसे होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसका आर्गुमेंट ये होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसका आर्गुमेंट ये होगा। यहाँ पे अब नया लेते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसका आर्गुमेंट जो होगा वो ये होगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसका आर्गुमेंट ये होगा। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आप बोल सकते हो कि आपका ये जो आर्गुमेंट आता है, अर्ग जेड आता है, ये आता है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आता है आर्गुमेंट। फिर हम लोग देखे थे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो उसमें अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तब तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट भी यही होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट और आर्गुमेंट दोनों यही होता है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इस केस में देखो आर्गुमेंट ये होता है और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ये होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये निगेटिव में होता है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना कॉम्प्लेक्स नंबर z हो तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ये होता है, सिंपल सा। ये मिनिमम रोटेशन से हम मतलब जिस डायरेक्शन से हम लोग मिनिमम रोटेट करके पहुंचते हैं इस लाइन पे, वही होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट के लिए हम लोग जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, ये होता है आर्गुमेंट और ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो आई होप आप ये सब कुछ पिछले क्लास में हुआ था वो अच्छे से रिवाइज किए होंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में बता दिया। ठीक है, डिटेल्स में नहीं, शॉर्टकट में। ठीक है, शॉर्टकट में मैं बता दिया। ठीक है, और आपको यही होना चाहिए, मतलब कि मैं यहाँ पे कितना बताऊँगा, मैं तो बताऊँगा तो थोड़ा बताऊँगा ना। आपको चाहिए कि जैसे जो भी क्लास हो रहा है, ठीक है, तो उसका आप नोट्स बना लो, और जब अगली क्लास का वीडियो देखने जाओ तो उससे पहले उसका नोट्स रिवाइज कर लो। ठीक है, या अगर नोट्स बनाने से अगर बचना है तो, लेकिन नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और अगर नोट्स नहीं बना सकते हो तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, और स्क्रीनशॉट को ही चैप्टर वाइज या लेक्चर वाइज, लेक्चर 1 का इतना स्क्रीनशॉट है उसको आप सेव करते जाओ। ठीक है, और नया लेक्चर देखने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लो, सभी स्क्रीनशॉट को रिवाइज कर लो। ठीक है, तो अगर आप लेजी हो, बनाने का मन नहीं कर रहा, तो स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हो, या नहीं तो आप नोट्स बनाओ तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, उसके जैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट पे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, बोल रहा है कि फाइंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 + 3i। ठीक है, इसका आर्गुमेंट आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे सो देखना। ये क्वेश्चन मैं इसलिए एक एक्स्ट्रा आज बता दे रहा हूँ, पिछले क्लास में तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट है। तो आप याद करो, पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि आर्गुमेंट फाइंड करना हो तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, z इक्वल टू है -1 + 3i। ठीक है, मतलब इसका जो पॉइंट बनेगा वो होगा -1,3। ठीक है, -1,3, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 3। बोले थे कि फर्स्ट स्टेप में करना है कि आपको अल्फा फाइंड करना है। अल्फा इक्वल टू क्या, तो tan इनवर्स mod ऑफ y/x। ठीक है, ये बताया था मैं। फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स, और y के जगह पे है 3। ठीक है, अब बाई x के जगह पे देखो -1 है तो -1,
तो ये मॉड के अंदर में 3/-1 हुआ, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स 3। ठीक है, अब देखो आपको मालूम होना चाहिए कि tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1, और tan 60 डिग्री का वैल्यू तो ये होता है √3, और tan 90, ठीक है, इसका वैल्यू होता है अनडिफाइंड। तो देख रहे हो ये tan इनवर्स 3 अगर मान लो होता कि tan इनवर्स √3, अगर होता tan इनवर्स √3 तो आप क्या बोलते हैं tan इनवर्स, देखो tan 60 का वैल्यू है √3, तो tan को उधर ले जाओगे तो 60 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स √3। ठीक है, 60 डिग्री इक्वल टू, तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू अगर पूछता तो हम लोग लिख देते 60 डिग्री, या 60 डिग्री को ही π/3 बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको π/3 बोल देते अगर यहाँ पे √3 होता तो। ठीक है, 1/√3 होता तो 30 डिग्री बोलते, 1 होता तो 45 डिग्री बोलते, लेकिन यहाँ पे 3 है, और 3 कोई भी स्टैंडर्ड एंगल के लिए tan का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इतना ही रहने देंगे, अल्फा का वैल्यू क्या रहने देंगे, तो tan इनवर्स 3, अल्फा का वैल्यू क्या रहने देंगे, तो tan इनवर्स 3। ठीक है, देखो यही चीज़ इसमें नया है। ठीक है, जैसे इसके पहले हम जितने भी एग्जाम्पल दिए थे उसमें क्या था, उसमें इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाता था, π/3 आ जाता था, या π/4, या ऐसे कुछ आ जाता था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ठीक है, ये सब मैं ये रफ किया हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो देखो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे कितना रहा, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे tan इनवर्स 3 रहा। अब देखो ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था, तो स्टेप 2 था कि आप चेक करो कि ये जो पॉइंट है जेड जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में, जेड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो देखो -1,3 है, -1,3 -1,3, ये देखो इस क्वाड्रेंट में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, जेड लाई कर रहा है कहाँ पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे तो इसका आर्गुमेंट जो होता है वो होता है पाई माइनस अल्फा। देखो अल्फा निकाले है ना, तो इसका आर्गुमेंट हम लोग लिखेंगे पाई माइनस अल्फा। ठीक है, थर्ड स्टेप लिखना था आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस और अल्फा का वैल्यू यही लिख देंगे tan इनवर्स 3। ठीक है, तो ये हो गया आपको आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हो गया कितना, तो पाई माइनस tan इनवर्स 3। तो देखो ये है ना क्वेश्चन यूनिक, इसमें क्या है, तो इसमें यूनिक यही चीज़ है कि इसमें इसका वैल्यू नहीं कैलकुलेट हुआ, tan इनवर्स 3 का वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुआ, तो हम लोग ऐसे ही लिख दिए। तो जब भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो तो आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इसीलिए मैं ये बताया। ये निकल गया क्या, आर्गुमेंट। ठीक है, अच्छा आर्गुमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आर्गुमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट भी पूछता तो हम लोग यही चीज़ लिखते। ठीक है, अब देखो जनरली आर्गुमेंट भी पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ही फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू -2i, तो -2i कहाँ पे लाई करता है, तो इसको आप 0 -2i लिख सकते हो, यानी 0, -2, और 0, -2 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हम लोग ये नहीं लेते हैं जनरली। ठीक है, स्टैंडर्ड वे में हम लोग ये ले लेते हैं, मतलब -π/2, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू -2i, इसका आर्गुमेंट जो होगा वो -π/2 होगा। ठीक है, कोई इधर से ले, मतलब इधर से ले तो ये हो जाएगा 3π/2, तो 3π/2 भी सही है, लेकिन स्टैंडर्ड वे में हम लोग को लिखना हो तो -π/2 ही लिखते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा नोट हम लोग लिख सकते हैं, नोट कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जो होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होगा। मतलब कहीं
आपको कहीं भी आर्गुमेंट बोले, ठीक है, मतलब सिंपली आर्गुमेंट फाइंड करने को बोले, आपको बोले आर्गुमेंट निकालो, तो आप क्या निकालोगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालोगे, ठीक है। अब देखो ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा, कहीं कहीं ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ही होगा और आपसे आर्गुमेंट सिर्फ पूछेगा, तो आपको वही बस टिक कर देना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड आर्गुमेंट होता है। तो चलिए, आई होप आपको आर्गुमेंट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, तो देखो पहला प्रॉपर्टीज़ जो है वो है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 हो, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है, मतलब यहाँ पे इनटू में हो तो आप इसको अलग अलग प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये इससे आपको काम चल जाएगा, लेकिन अब जब आप थोड़ा सा टफ लेवल में जाओगे, मतलब कंपटीशन का क्वेश्चन बनाओगे, तो यहाँ पे आपको इसी का एक अपडेटेड रूप मिलता है और ये ऐसे, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, यही मेन होता है, ठीक है, ये इससे आपको काम चल जाएगा 11-12 लेवल पे। लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है, और प्लस 2n पाई, ठीक है। ये 2n पाई क्यों ऐड करते हैं, इसके बारे में जब आप ट्रिगो पर होगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होगा कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 से मतलब अलग अलग ये प्रॉपर्टीज जब अप्लाई करोगे तो आंसर मैच ही नहीं करेगा, मतलब ऑप्शन में होगा और वो सही भी आंसर होगा लेकिन इससे नहीं आएगा, ठीक है, मतलब इससे नहीं आएगा, तो आपको 2n पाई ऐड कर लेना होगा, ठीक है। जनरली जब मैक्सिमम केस में जब देखो जब आंसर आ जाएगा, मतलब 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन आ जाएगा, तो n के जगह पे 0 रख दो, ठीक है। अब बाकी n के जगह पे 1 रखना है, 2 रखना है, -1 रखना है, ये सब रख के आंसर को आपको मिलाना होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा आगे का लेवल की बात है, ठीक है, तो जब आएगा तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे n क्या है, तो यहाँ पे n इंटीजर है, लिख देते हैं वेयर n बिलोंग्स टू i, ठीक है, n इंटीजर है। चलिए, तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2, ये होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है, मतलब कि बाई में यहाँ पे हो, यहाँ पे बाई में हो तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, अलग अलग लिख के माइनस कर दोगे, ठीक है, ये हो जाता है। और इसके लिए भी आप आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, अब प्लस आपको करना पड़ेगा 2n पाई, ठीक है, जहाँ पे n क्या होगा, तो इंटीजर। ये कहीं कहीं क्वेश्चन आ सकता है, उसमें इसका यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है, कहीं आएगा तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में, नहीं तो आप ये और ये बस इससे काम चला सकते हो, ठीक है। मतलब आर्गुमेंट ऑफ यहाँ पे इनटू का हो, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू के फॉर्म में हो और वो बोले कि पहले इनटू करो अब फिर आर्गुमेंट निकालो, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि पहले दोनों का आर्गुमेंट निकाल दो और फिर दोनों को ऐड कर दो, दोनों से सेम ही वैल्यू आएगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे इनटू के फॉर्म में हो तो प्लस के फॉर्म में अलग अलग लिख सकते हो, और यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में हो तो अलग अलग सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये 2 प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला, तीसरा प्रॉपर्टीज, ये होता है, बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n ऐसा हो, तो आप इसको ये जो पावर है z का पावर n है, ये n को इनटू में ला सकते हो, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है, मतलब n z का पावर n हो तो n को आप इनटू में ला सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये आपको याद रखना है, ठीक है, लेकिन हाई लेवल पे जाओगे, हाई लेवल का क्वेश्चन बनाओगे, कंपटीशन का क्वेश्चन बनाओगे, तो आपको फिर यहाँ भी आर्गुमेंट ऑफ z के पावर n इक्वल टू n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z तो लिखना ही होगा, प्लस आपको, अब देखो n यहाँ पे आ गया तो आप कुछ और लिखो, 2k पाई लिखो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, जैसे वहाँ पे n लिए थे यहाँ पे n पहले ही आ गया,
ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब k ले लिए और k के जगह पे इंटीजर लिखे, एक ही बात हुआ, k के जगह पे आप इंटीजर लिखो या यहाँ पे n रख के इंटीजर लिखो, तो ये n और इस n में आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते, इसलिए नया एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ला दिया और इसको बोल दिया k, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे k रख दो तो यहाँ पे k आ जाएगा, और यहाँ पे आप n जैसे रखते थे वैसे रख लो। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल आप ये याद रख सकते हो और बोर्ड लेवल में इससे काम चल सकता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज, और ये है, बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा। ध्यान से देखना, जेड बार, पहले जेड बार को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने जेड बार के बारे में बताया हुआ था, जेड बार मतलब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है। तो मान लो जेड यहाँ पे है, तो मैंने बताया था कि जेड बार जो होगा वो रियल एक्सिस का मिरर इमेज होगा, ठीक है। रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगा जेड का, मतलब जेड यहाँ, तो जेड बार जो होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। अब सोचो जेड यहाँ है तो आर्गुमेंट इसका क्या होगा, तो ओरिजिन को जेड से मिलाओ तो ये एंगल हो गया आर्गुमेंट, ठीक है। ये आर्गुमेंट हो गया, मतलब जेड का आर्गुमेंट, आप इसको मान लो थीटा, तो जेड का आर्गुमेंट क्या हो गया, थीटा हो गया, मतलब यहाँ पे बोल दिए आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा। अब देखो ये आप ये जेड का मिरर इमेज लिए हो, मतलब ये इसको अगर मिरर माने तो इसका इमेज यहाँ पे आया है, तो इसको ओरिजिन से मतलब जेड बार को ओरिजिन से मिलाओगे तो ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा माइनस थीटा, ठीक है। ये मान लो 30 डिग्री तो ये माइनस 30 डिग्री, तो ये जेड हो गया तो ये क्या होगा, सॉरी ये थीटा हो गया तो ये हो गया माइनस थीटा। और ध्यान से देखो ये जेड बार है, तो जेड बार का आर्गुमेंट पूछें तो जेड बार का आर्गुमेंट का मतलब जेड बार को ओरिजिन से मिलाओ, और ये रियल एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसी को ना बोलेंगे जेड बार का आर्गुमेंट। तो ये माइनस थीटा बना रहा है, तो आप बोलोगे आर्गुमेंट ऑफ जेड बार बराबर कितना, तो माइनस थीटा। ध्यान से देखना ये बात आप समझे कि नहीं, आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा और आर्गुमेंट ऑफ जेड बार माइनस थीटा। अब देखो आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार बराबर माइनस, और थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इक्वल टू जो होता है वो होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। जो जेड का आर्गुमेंट आ रहा होगा वही उसके माइनस में आएगा जेड बार का आर्गुमेंट, ठीक है। तो जेड बार का आर्गुमेंट जो होता है वो सेम होता है बट अपोजिट साइन का होता है, मतलब जेड का जो आर्गुमेंट होगा उसी के जैसा लेकिन अपोजिट साइन का। ये जेड बार का आर्गुमेंट अगर होगा प्लस में तो ये होगा माइनस में, ठीक है, उल्टा होता है। आप ऐसे भी इधर ला सकते हो, तो ये ऐसे लिख सकते हो इसी को, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार और प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर लाए तो ये दोनों का सम इक्वल टू 0 हो गया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये था प्रॉपर्टीज नंबर 4। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रॉपर्टीज। देखो बोले कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 0 हो, तो ये कब होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 0 हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर इधर कहीं भी लाई करे, ठीक है। देखो इधर कहीं भी लाई करे, ठीक है, यहाँ पे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लाई कर रहा है, तो जेड को ओरिजिन से मिलाओ तो ये लाइन बना, और ये लाइन रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब जेड अगर यहाँ पे है तो इसका इस जेड का आर्गुमेंट होगा 0, ठीक है। मतलब कोई भी जैसे जेड इक्वल टू 2 जो होगा वो यहाँ पे लाई करेगा, जेड इक्वल टू 3 होगा वो भी इसी पे लाई करेगा, थोड़ा और आगे मतलब यहाँ पे 3 लाई कर जाएगा। जेड इक्वल टू 4 होगा तो 4 को आप लिख सकते हो ना, 4 प्लस 0 इंटू आई, तो ये हो गया 4,0, तो 4,0 एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा ना। तो जितना भी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 3/2, 5/7, ठीक है, तो उसका आर्गुमेंट 0 होगा। मतलब बोले कि आर्गुमेंट ऑफ z 0 है तो बोलेंगे z इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि प्योरली रियल, ठीक है, प्योरली रियल विथ पॉजिटिव रियल पार्ट। इसका जो रियल पार्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। निगेटिव होगा तो फिर गड़बड़, इधर हो जाएगा, निगेटिव होगा तो इधर आ जाएगा, और उसका आर्गुमेंट जो होगा वो पाई होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आर्गुमेंट 0 है, तो आर्गुमेंट 0 है तो बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज हम लोग लिखेंगे
कि z इज प्योरली रियल विथ रियल पार्ट पॉजिटिव। ठीक है, मतलब आर्गुमेंट ऑफ z जीरो हो तो z क्या होगा, तो प्योरली रियल होगा, और उसका रियल पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। वही छठा प्रॉपर्टीज, अगर बोले आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई हो तो आप क्या बोलोगे, z के बारे में आप क्या बोलोगे। तो देखो आर्गुमेंट ऑफ z पाई कब होगा, तो z अपना इधर लाई करे। ठीक है, यहाँ पे z लाई कर जाएगा तो क्या होगा, तो ओरिजिन से मिलाओ, z यहाँ पे लाई कर रहा तो ओरिजिन से मिलाओ, और ये रियल एक्सिस से इसका एंगल लो तो ये आएगा पाई मतलब कितना, 180 डिग्री। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो देखो 180 डिग्री हो गया, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट 180 डिग्री यानी पाई हो तो z के बारे में क्या बोलोगे, तो बोलोगे कि z इधर कहीं लाई करेगा, और इधर लाई करना मतलब z इक्वल टू ऐसे होगा -2, तब ना इसको लिखोगे -2 + 0 × i, मतलब -2,0, तो -2,0 यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, या -3 -4, z इक्वल टू ऐसे -2 -3 z इक्वल टू -5, ये सब होगा। तो ये सब कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये सब कहने का मतलब हुआ कि z एक प्योरली रियल है और इसका रियल पार्ट निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, तो z प्योरली रियल था और रियल पार्ट पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई, तो बोलेंगे z इज प्योरली रियल विथ रियल पार्ट निगेटिव। ठीक है, रियल पार्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई हो तो वो प्योरली रियल होगा और उसका रियल पार्ट निगेटिव होगा। ठीक है, मतलब आपको दे दे z इक्वल टू दे दे -7 और पूछे कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो आप इस प्रॉपर्टीज का यूज करके देखो, इस प्रॉपर्टीज का ये उल्टा मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल दिया कि आर्गुमेंट ऑफ z अगर पाई हो तो z कैसा नंबर होगा, तो z प्योरली रियल होगा और उसका रियल पार्ट निगेटिव होगा। तो यहाँ पे z ऑलरेडी दे दिया कि ये प्योरली रियल है और इसका रियल पार्ट निगेटिव भी है, और पूछे कि इसका आप बताओ आर्गुमेंट, तो क्या लिखोगे, तो आर्गुमेंट आप लिख देना पाई। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हो, z इक्वल टू -15 हो, z इक्वल टू -3/2 हो, कुछ भी हो ऐसे हो, तो आप बोल देना ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्गुमेंट होगा पाई होगा। ठीक है, चलिए तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज़, और ये था 6, अगला है 7। ठीक है, 7 नंबर प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/2 हो तो क्या होगा। ध्यान से देखना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट π/2 है, मतलब z इस पे लाई करेगा, z जो होगा वो इस पे लाई करेगा, तब ना इसको मिलाओगे और ये एंगल π/2 होगा। ठीक है, π/2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब 90 डिग्री। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट z π/2 तब होगा जब z यहाँ पे लाई करेगा, और z यहाँ पे कब लाई करेगा, जब वो इस टाइप का हो, z इक्वल टू 2i, z इक्वल टू 3i। ठीक है, ये सब टाइप का हो। ये सब टाइप कहने का मतलब ये प्योरली इमेजनरी है और इसका इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है। ठीक है, बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/2 देन z इज प्योरली इमेजनरी with imaginary part निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है इमेजिनरी पार्ट। और वही 8वां नंबर अगर हम बोलें प्रॉपर्टीज 8, हम बोले आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू -π/2, तो z के बारे में क्या बोलोगे, तो z इधर लाई करना चाहिए, और इधर कब लाई करेगा, जब z ऐसे हो -2i, z इक्वल टू -3i, तब ना इसको लिखोगे 0 -2i यानी 0, -2, तो 0 -2 यहाँ पे लाई कर जाएगा, तब इसका आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, वही स्टैंडर्ड आर्गुमेंट होता है, तो ये आ गया कितना -π/2। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ z -π/2 हो तो बोलेंगे कि z जो होगा वो प्योरली इमेजनरी होगा, लेकिन इमेजनरी पार्ट निगेटिव होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे देन z इज purely imaginary with imaginary part negative।
ठीक है। तो इमेजनरी पार्ट नेगेटिव इसका होगा और ये प्योरली इमेजनरी होगा। तो ये 8 प्रॉपर्टीज है, इसको आप याद रखना, ठीक है। स्टार्टिंग का जो हम लोग देखे थे, ये स्टार्टिंग का 1 2 3 ये जो देखे थे, ये इसका प्रूफ हम नहीं बताया, ठीक है। तो इसका प्रूफ मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इसका प्रूफ मैं बताऊंगा थोड़ा देर बाद, ठीक है। तो वेट करना है। इसका और ये तीसरा, ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टीज ये, इस तीनों का प्रूफ मैं बताऊंगा बाद में। तो अभी बस ध्यान में रखना है कि z का पावर n हो और आर्गुमेंट पूछे तो n को बाहर लाएंगे, और यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू के फॉर्म में हो और आर्गुमेंट पूछे तो दोनों को अलग अलग ऐड कर देंगे आर्गुमेंट निकाल के, और डिवीज़न में हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। काफ़ी बेसिक चीज़ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। हम लोग देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन, ठीक है। ये अभी जितना प्रॉपर्टीज़ देखे आर्गुमेंट से रिलेटेड, इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये रहा क्वेश्चन, बोल रहा द एम्पलीट्यूड ऑफ, ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड का मतलब आर्गुमेंट ही होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट दोनों एक ही बात हुआ। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 + √3i बाई √3 - i इज, ठीक है। आपको क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड यानी आर्गुमेंट ऑफ 1 + √3i बाई √3 - i, ठीक है। तो अभी मैं बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के फॉर्म में हो और उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करने को बोले, यानी आर्गुमेंट फाइंड करने को बोले, तो दोनों को अलग अलग आर्गुमेंट फाइंड करके माइनस कर सकते हो। यानी आप लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ 1 + √3i और माइनस आर्गुमेंट ऑफ ये √3 - i, ठीक है। तो आप पहले इसका आर्गुमेंट फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, तो इसको मान लो कुछ, इसको Z1 मान लो, Z1 = 1 + √3i, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है 1, √3, ठीक है। अब यहाँ पे पहले अल्फ़ा निकालो। अल्फ़ा क्या होगा, तो ये होगा tan 1 mod y/x, ठीक है, मतलब √3/1। तो ये हो गया tan 1 √3 और ये होता है π/3, ठीक है। तो अल्फ़ा आ गया π/3। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्गुमेंट वही हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको याद है वही हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की बात करें तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में होगा अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस अल्फा। देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, लेकिन यहाँ पे आप निकालोगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड आर्गुमेंट होता है, स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड होता है। मैं ये बात को क्लियर कर दिया हूँ। तो देखो ये Z1 ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा π/3 ही, ठीक है। फिर आप इसका आर्गुमेंट निकालो, यानी इसको मान लो √3 - i को कुछ मान लो, आप Z2 मान सकते हो। Z2 = मान लो √3 - i, और ये जो पॉइंट होगा वो होगा √3, -1, ठीक है। और इसके लिए आप अल्फ़ा निकालोगे तो ये होगा tan 1 -1/√3, ठीक है। और ये हो जाएगा tan 1 माइनस खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/√3, क्योंकि मॉड है, मॉड से ये मॉड जो होगा वो माइनस को ख़त्म कर देगा। तो tan 1 से 1/√3 क्या होगा, तो ये हो जाएगा π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री। तो ये आ गया अल्फ़ा। लेकिन आपको देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आप तो अब डायरेक्टली देख सकते हो ये फर्स्ट इसका x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या यूज़ करोगे, माइनस अल्फ़ा, यानी आर्गुमेंट ऑफ Z2 ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा। अब माइनस अल्फ़ा यानी कि -π/6। तो देखो ये हो गया Z1, इसका आर्गुमेंट क्या हो गया, तो ये हो गया पाई। दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। इसका आर्गुमेंट क्या हुआ, तो देखो आया है π/3, यानी π/3, और माइनस इसका आर्गुमेंट क्या आया है, तो इसका आर्गुमेंट आया -π/6। तो इसके पहले एक माइनस है और इसका ऑलरेडी माइनस में आया, तो -π/6 ये हुआ। तो ये हो गया π/3 और माइनस माइनस प्लस π/6। अब इस दोनों को ऐड करोगे 6 LCM, तो ये हो जाएगा 2π + π, डायरेक्ट लिख दो 3π/6, यानी ये हो गया π/2, ठीक है। 3 से 6 2 टाइम्स कटेगा, तो ये आ गया π/2। तो π/2 देखो ऑप्शन डी में अवेलेबल है, तो ऑप्शन डी आप टिक कर दिए, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे कोई अगर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट नहीं फाइंड करके, जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो हम माइनस अल्फा लिखे, अगर कोई लिखता 2 पाई माइनस अल्फा तो फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलता ही नहीं, ठीक है। और ऑप्शन नहीं मिलता तो उसके लिए भी उपाय था, उसके लिए भी आप क्या करते, तो आप 2n पाई ऐड करते, जो वो मैं बताया था ना एडवांस वाला प्रॉपर्टीज, तो वो यूज़ करते तो हो जाता, ठीक है। चलो अच्छा, मैं उसको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। मतलब मान लो कि आप गलती से या कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट भी लिखो फिर भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अब तो ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अब देखो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट न निकाल के डायरेक्टली मतलब जो सिंपल आर्गुमेंट होता है वो निकालते तो क्या गड़बड़ होता, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू माइनस अल्फा लिखे हैं। अगर कोई माइनस अल्फा ना लिख के, देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कोई माइनस अल्फा ना लिख के 2 पाई माइनस अल्फा भी लिख सकता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग सिंपल आर्गुमेंट जो फाइंड करते हैं वो 2 पाई माइनस अल्फा लिखते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर कोई लिख दे आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा, यानी 2 पाई माइनस और अल्फा के जगह पे क्या था, तो देखो पाई/6 था, तो 2 पाई माइनस यहाँ पे लिख दें पाई/6, यानी हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे 6 एलसीएम लोगे तो 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई/6 आ गया, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा क्या, इसको फिर से वहाँ पे लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ 1 + √3i, ये चलो Z1 Z2 मान लेते हैं, मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई में था Z2 इक्वल टू आप लिखोगे क्या, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2n पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना आया था, देख लो ये पाई/3, तो ये आप लिख दो सिंपल पाई/3 माइनस ये क्या लिखोगे Z2, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2, अगर मान लो आप ये निकाले, ये सिंपल आर्गुमेंट है जो स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे, तो ये आ गया 11 पाई/6, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पहले ये 2n पाई अभी ऐड नहीं करते हैं, अभी इससे निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो आप 6 एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2 पाई माइनस 11 पाई, ठीक है। 3 2 जा तो 2 पाई अब माइनस 11 पाई, तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा -9 पाई/6, ठीक है। यानी ये हो गया कितना, तो ये हो गया माइनस, चलो इधर ही लिखते हैं, -3 से कैंसिल कराओगे तो -3 पाई/2 आएगा, ठीक है। ये अब देखो ये ऑप्शन में नहीं होगा, -3 पाई/2 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो क्या ये गलत है, नहीं गलत नहीं है, ठीक है। आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पे 2n पाई ऐड करके आप आंसर लाओगे, ठीक है। 2n पाई ऐड कर लो यहाँ पे, मतलब -पाई/2 में -3 पाई/2 में 2n पाई ऐड कर लो। अब n के जगह पे आपको ऑप्शन देखना है और n के जगह पे कुछ सोच के लिखना है। जैसे n के जगह पे 0 रखो, तो n के जगह पे 0 रखोगे तब तो -3 पाई/2 ही आया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर n के जगह पे 1 रख के देखो, ठीक है, तो -3 पाई/2, और n के जगह पे 1 रखोगे तो आएगा +2 पाई, ठीक है। और अब ये क्या होगा, तो 2 एलसीएम लो और ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई/2, देखो पाई/2 आ गया। कभी कभी n के वैल्यू 1 पुट करने पे आएगा, कभी कभी n का वैल्यू 2 पुट करने पे आएगा, कभी कभी n का वैल्यू -1 पुट करने पे आएगा, तो ये डिपेंड करता है। तो ये देखो पाई/2 ऑप्शन में यहाँ पे है, तो पाई/2 बोलेंगे कि सही हो गया, ठीक है। अच्छा कोई बोलेगा कि ये सही होगा कि नहीं, -3 पाई/2 इसका ऑप्शन होगा कि नहीं, तो बोलेंगे हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको मतलब कि ये स्टैंडर्ड नहीं हुआ, -3 पाई/2 स्टैंडर्ड नहीं हुआ। स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोग 2n पाई ऐड किए, ठीक है, और n का वैल्यू 1 लिए, तो ये बन गया पाई/2। तो आई होप मैं ये जो 2n पाई ऐड करने का जो कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, ये वाला सिंपल हम लोग क्वेश्चन तो ऑलरेडी बना ही चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाया हम लोग, ये एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, देख लो ये क्वेश्चन ऑप्शन आ चुका है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू से। लेकिन ऐसा अगर हो तो हम लोग मतलब कि अगर आप गलती से प्रिंसिपल वैल्यू न निकाल के ये निकाल दिए तो ऐसा करना पड़ेगा। तो
तो ये हमेशा नहीं आएगा, कहीं कहीं आएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, और ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू इतना, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। मतलब आपको फाइंड करना है आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस, मतलब 1 प्लस आई रूट 3 का पावर 2 बाई 4i इंटू 1 माइनस आई रूट 3, ठीक है, इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो आप देखो पहले डिवीजन है, तो डिवीजन है तो पहले ऊपर वाले का, अब माइनस नीचे वाले का, तो लिख सकते हो इसको ऐसे, आर्गुमेंट ऑफ ऊपर वाला यानी 1 प्लस आई रूट 3 का पावर 2 और माइनस आर्गुमेंट ऑफ नीचे वाला, नीचे वाला क्या है, तो नीचे वाला है 4i इंटू 1 माइनस आई रूट 3, ठीक है ये। अब देखो मैं एक और प्रॉपर्टीज बताया था कि आर्गुमेंट ऑफ z का पावर कुछ हो तो उसको इनटू में ला देना है, तो यहाँ पे इनटू में लाओगे 2 को, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई रूट 3 और माइनस, अब देखो यहाँ पे ये इनटू में है, आर्गुमेंट ऑफ ये इनटू ये, तो आप क्या करोगे, आप बीच में प्लस लगा दोगे, लेकिन यहाँ पे पहले तो माइनस है तो दोनों में माइनस लग जाएगा, यानी हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ 4i, अब माइनस, देखो प्लस लगाना था लेकिन माइनस है तो दोनों में जाके माइनस चिपक जाएगा, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई रूट 3, ठीक है ये हो जाएगा। अब आप सभी का आर्गुमेंट निकाल सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई रूट 3 निकाल सकते हो, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ 4i आपको पता ही है पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस पहले लगा है तो माइनस, ठीक है ये, और फिर इसका आर्गुमेंट आप निकाल सकते हो। तो ये सब का आर्गुमेंट निकालना और यहाँ पे पुट करना और देखना ये चारों में से कौन सा ऑप्शन आता है, ठीक है। और मान लो कोई ऑप्शन नहीं आए तो आप क्या करोगे, तो आप 2n पाई ऐड करोगे, ठीक है। तो चलो मैं इसको निकाल देता हूँ, आप निकालना, लेकिन मैं यहाँ पे मौखिक ही निकाल देता हूँ, ठीक है। 2 इंटू इसका आर्गुमेंट जो होगा वो पाई बाई 3 होगा, ठीक है, मुझे दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छा, और नहीं दिख रहा तो आप निकालिए स्टेप लिखकर, माइनस इसका जो आर्गुमेंट होगा वो होगा माइनस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3 यानी कि पाई, अब माइनस पाई बाई 2, तो पाई माइनस पाई बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो मैं ये डायरेक्ट कर दिया ना, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आप इसको निकालना, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर पता करने के लिए मैं पाई बाई 2 आंसर ला दिया, लेकिन आप इसका देखो आर्गुमेंट ऑफ इतना निकालना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4i का आर्गुमेंट निकालो, उसको माइनस करो, और इसका आर्गुमेंट निकालो और उसको माइनस करो, देखना पाई बाई 2 ही आएगा, ठीक है। चलिए तो आई होप आपसे इस टाइप का क्वेश्चन अब आएगा तो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं आर्गुमेंट पे ही, और ये रहा ये क्वेश्चन, बोल रहा है कि इफ z1 z2 एंड z3 z4 आर टू पेयर ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, तो बोल रहा है कि z1 z2 और z3 z4 आर टू पेयर ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z1 z2 जो है वो एक दूसरे का कंजुगेट है, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो z2 बार इक्वल टू z1, मतलब z2 का बार जो है मतलब कंजुगेट जो है वो क्या है, z1 है, एंड आप बोल सकते हो z4 का बार जो है वो है z3, ठीक है। ये एक दूसरे का कंजुगेट है और ये भी एक दूसरे का कंजुगेट है, मतलब इसका कंजुगेट ये, तो देखो z2 का कंजुगेट क्या लिख दिया z1, और ये भी एक दूसरे का कंजुगेट है, मतलब एक का कंजुगेट लो तो दूसरा आएगा, मतलब z4 का कंजुगेट लिए तो z3 आ गया, ठीक है। तो हम लिख दिए z1 z2 एंड z3 z4 आर टू पेयर ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लिख दिए। बोल रहा है देन आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, सॉरी z1 बाई z4 अब प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 बाई z3 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू चाहिए क्या होगा, तो इसका वैल्यू आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे इसका वैल्यू, तो देखो ये है क्या, तो ये है आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z4, तो आप इसको लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z4, ठीक है, माइनस कर देना है, और फिर प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 और माइनस कर देना है क्या,
तो आर्गुमेंट ऑफ Z3, ठीक है, माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3, ये कर दिए। अब देखो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ ये Z1 जो है वो Z2 का बार है। तो आपको मैं एक प्रॉपर्टीज बताया था कि प्रॉपर्टीज ये था कि अगर आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू हो थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ Z बार क्या होता है, ये होता है माइनस थीटा। तब ना मैं लिखा था कि आर्गुमेंट ऑफ Z बार इक्वल टू माइनस और थीटा के जगह पे आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है। मतलब Z बार का जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, तो वो होगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z के बराबर होगा। तो सोचो, मतलब देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, उसका आर्गुमेंट थीटा है, तो उसी के बार का जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, माइनस थीटा होगा। तो देखो ये Z1 इक्वल टू Z2 बार है, ठीक है। तो अगर हम बोले आर्गुमेंट ऑफ Z1, मान लो लेट आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू थीटा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 को हम थीटा माने, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटाते हैं, फिर से इसको लिखते हैं, चलो इसके लिए भी जगह चाहिए ना। बोले कि इफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 बार क्या होगा, तो यहां आर्गुमेंट ऑफ Z2 बार को आप क्या लिखोगे, माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज मैं लिखा था। अब देखो ये क्या है, तो ये है आर्गुमेंट ऑफ Z2 बार। Z2 बार का वैल्यू कितना है, Z1 है, तो आप लिख दो Z1 इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब देखो आर्गुमेंट ऑफ Z1 को कितना माने हो, थीटा माने हो, तो यहाँ पे लिख दो थीटा इक्वल टू माइनस इतना, तो माइनस को भी इधर आप ला सकते हो, तो ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो देखो आप Z1 का आर्गुमेंट थीटा माने, तो Z2 का आर्गुमेंट क्या हो गया, माइनस थीटा। इसको हम लोग इसमें यूज करेंगे, लेकिन पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, Z2 ये Z3 और Z4 एक दूसरे का कंजुगेट है, ठीक है, एक दूसरे का कंजुगेट है। तो Z3 का आर्गुमेंट अगर मानते हो, Z3 का आर्गुमेंट 5 मानते हो, ठीक है, यहाँ पे लो मैं लिख देता हूँ, लेट आर्गुमेंट ऑफ Z3 इक्वल टू 5, तो आर्गुमेंट ऑफ Z4 क्या होगा, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। जैसे यहाँ पे Z1 का आर्गुमेंट में माना था थीटा, तो Z2 का आर्गुमेंट क्या आ गया, माइनस थीटा आ गया। वैसे ही Z3 का आर्गुमेंट माने 5, तो Z4 का आर्गुमेंट -5। अब देखो आर्गुमेंट ऑफ Z1 के जगह पे क्या लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 देखो थीटा माने हो तो लिख दो थीटा, ठीक है, माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4 क्या लिखोगे, तो आर्गुमेंट ऑफ Z4 -5 है, अब पहले से माइनस है तो +5 हो जाएगा, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 देखो माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा लिख दिए। फिर देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखे, और आर्गुमेंट ऑफ Z3 कितना है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z3 आप माने हो यहाँ पे 5, तो लिख दो 5। तो देखो यहाँ पे -5 + 5 कैंसिल हो गया, -5 + 5 कैंसिल, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, और आ गया आंसर कितना, 0, ठीक है। तो आंसर आ गया यहाँ पे 0 ऑप्शन 0 इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को देखो, और फिर से वो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और प्रयास भी करो, अपने से बनाने का भी प्रयास करो। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट से खुद से भी बन गया हो, तो खुद से बन गया हो तो अच्छी बात है, नहीं बना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखने के बाद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज देखे आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज़ और उस पर क्वेश्चन देखे हम लोग। तो आज के इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे, इसके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।